हेलो, नमस्कार। आप सभी बाबू भैया आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो अब हम लोग शुरू कर ही चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर शुरू हो गया अपना, उसमें जिसमें एक लेक्चर भी ख़त्म हो गया, इंट्रोडक्शन वाला बेसिक। तो उसमें हम लोगों ने क्या कुछ नया देखा था, तो एक डिस्प्लेसमेंट करंट नाम का कुछ नया चीज़ आया था। और उस डिस्प्लेसमेंट करंट के वजह से एम्पेयर सर्किटल लॉ में जो कमी था उसको हम लोग मॉडिफाई करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये किसके द्वारा किया गया था? मैक्सवेल के द्वारा। तो वहाँ तक बात हो गया था मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किटल लॉ तक। अब उसके आगे कंटिन्यू करना है, तो अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लेंगे। जो अपने पास आईडी था, आईडी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट था, उसका कुछ प्रॉपर्टी जान लिया जाएगा। तो हेडिंग हो जाना चाहिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईडी। आईडी कहने का मतलब क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में कुछ प्रॉपर्टी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कुछ ऐसा हो जाएगा। तो एक फार्मूला है अपने पास, मतलब क्या, अगर हम लोग बात कर लें, आई सी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? डी क्यू अपॉन में डी टी। और ये भी हम लोग देखे थे कि आई सी और आई डी न्यूमेरिकली इक्वल होता है, तो आई सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं आई डी से। डी क्यू अपॉन डी टी होता है, क्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं सी वी से, मतलब क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं? सी वी। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाएगा तो सी बाहर आ जाएगा, सी बाहर आ गया, डी बाई डी टी हो गया। तो एक फार्मूला आईडी का अपने पास फिलहाल आ गया, सी डी वी अपॉन में डी टी। और एक फार्मूला और हम लोग ले आए थे, मतलब आईडी कैसे आ रहा था? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आ रहा था। तो एक कांस्टेंट था, साथ में डी फाइव बाई डी टी। अगर आईडी अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से क्या निकाले थे, तो एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स के जगह पे क्या लिखेंगे? ई ए। ई ए, यहाँ से ई बाहर आ जाएगा। तो एक और फार्मूला अपने पास क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई डी टी ऑफ ई। तो दो फार्मूला कुछ अपने पास मिल गया। अगर हम लोग करंट डेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो कैपेसिटेंस से रिलेटेड ये फार्मूला हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कुछ प्रॉपर्टीज जान लीजिए। तो एक तो ये प्रॉपर्टी हो गया, और कुछ प्रॉपर्टी तो हल्का फुल्का याद किया जाए तो हम लोग दो कॉइल ले रहे थे, C1 C2 अज्यूम कर रहे थे ना। तो वो जो C1 और C2 था, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ पे? C1 और C2 पे, दोनों पे क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन C1 हम लोग आउटसाइड कैपेसिटर प्लेट ले रहे थे, C2 इनसाइड ले रहे थे। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों के लिए अपने को क्या देखने को मिलेगा? इक्वल देखने को मिलेगा। साथ साथ जो डायरेक्शन हो जाएगा उसका, और जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो परपेंडिकुलर रहेगा टू द प्लेन। जो भी प्लेन है अपने मतलब हम लोग पेपर पे बनाए थे, तो प्लेन ऑफ पेपर लिख दें। तो जहाँ पे भी हम लोग बना रहे हैं उसके परपेंडिकुलर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये दो बात हो गया। तीसरा और कुछ हल्का फुल्का याद किया जाए और क्या हो सकता है? कब आ रहा था ये? मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जनरेट कर रहे थे वो कब जनरेट करते थे? जब वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था। मतलब अगर हम लोग बात कर लें कि ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब अपने को क्या देखने को मिलेगा? चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये तभी देखने को मिलेगा जब क्या चेंज होगा अपने पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टेडी कंडीशन में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। चौथा क्या हम बोल सकते हैं हम लोग? ये इट एड अप टू द कंडक्शन करंट। इट इज़ नॉट अ करंट। ये जो है डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, बस एक एडिशन अप होता है किसमें? कंडक्शन करंट में, ताकि हम लोग लॉ को मॉडिफाई करके एक कंडीशन के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। और ये एड अप टू कंडक्शन करंट होता है, इट इज़ नॉट अ करंट। और ये करंट तो है नहीं, लेकिन इसको करंट का नाम क्यों दे रहे? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है? एज इट प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरी की वजह से, तो इसलिए इसको करंट का नाम दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में करंट नहीं होता, एक बस एडिशन अप है किसमें? कंडक्शन करंट में। ताकि जहाँ पे कंडक्शन करंट नहीं रहेगा, जैसे कि वहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट था वहाँ कंडक्शन करंट जीरो था। ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया कि अगर हम लोग बात कर लेंगे इनसाइड कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर के इनसाइड मतलब जो प्लेट है उसके अंदर हम लोग चलेंगे तो वहाँ पे आई सी का वैल्यू क्या है? ज़ीरो। लेकिन आई टी का वैल्यू क्या है वहाँ पे? नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर आउटसाइड कैपेसिटर चलेंगे तो जो आई सी है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, लेकिन आई डी वहाँ पे क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो कुल मिला के हम लोग एडिशन अब इसलिए कर रहे हैं ताकि देखो दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, दोनों को ऐड करेंगे कुछ वैल्यू आएगा, दोनों इक्वली वैल्यू आएगा। ठीक। तो इसी वजह से इस चीज़ का हम लोग एक और बात बोल सकते हैं कि जब ये देखने को मिल गया तो दोनों एक साथ, मतलब आई सी और आई डी दोनों एक साथ क्या फॉर्म करेगा? एक तरह से कंटिन्यूटी वाला प्रॉपर्टी शो करेगा।
तो टुगेदर, देखो हम एक एक करके रिलेट करते हुए चल रहे हैं, इतना ज़रूरी नहीं कि एक लाइन में याद हो, लेकिन एक तरह से रिलेट करते हुए चलेंगे तो हम लोग खुद लिखते चलेंगे। तो ये जो दोनों है एक साथ, कौन कौन सा, कंडक्शन, मतलब ये किसके बारे में बात हो रहा है, आईडी के बारे में। तो टुगेदर विथ कंडक्शन करंट, मतलब आईडी जो है कंडक्शन के साथ, कंडक्शन करंट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब ये कंटिन्यू सेटिस्फाई द, दिख रहा है ना भाई, हम लिखे जा रहे हैं, दिख तो नहीं रहा बढ़िया से। टुगेदर विथ कंडक्शन करंट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, ये बात हो गया। और कुछ हल्का फुल्का, ये कैसे आ रहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, तो उसको नहीं लिखता हूँ, रहने देता हूँ प्रॉपर्टी। और बस इतना ही याद है फिलहाल अभी हमको आ रहा, तो इतना ही रहने देते हैं, और तो कुछ नहीं है। ठीक, इतना हो गया प्रॉपर्टी, 5-6 प्रॉपर्टी हो गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखना जरूरी है। प्रॉपर्टीज़ है नेचर एक तरह से डिस्प्लेसमेंट करंट का। अब अपने पास क्या आ जाएगा, मैक्सवेल इक्वेशन। ये जो मैक्सवेल इक्वेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जिसमें से एक भी इक्वेशन मैक्सवेल का नहीं है, सारा दूसरे का है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इस्तेमाल करने के लिए कुछ कुछ मॉडिफिकेशन किया गया था। उसी मॉडिफिकेशन को करने के बाद सारे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। तो इसमें 4 इक्वेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहला इक्वेशन जो तुम लोग पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, गॉस लॉ। गॉस लॉ याद है हल्का फुल्का, ये किस में आया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है। सबसे पहला अच्छा डेरिवेशन यही था। तो इसमें क्या था, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी हो गया एक तरह से अपने पास मैक्सवेल इक्वेशन में आ जाएगा। दूसरा अगर हम लोग बात कर लें गॉस लॉ फिर से, लेकिन इस बार आएगा मैग्नेटिज्म वाला गॉस लॉ। तो मैग्नेटिज्म में क्या था, लाइन इंटीग्रल बी डी एस, वो किसके बराबर था, 0 के बराबर। मतलब यहाँ पे क्या बात हो रहा था, यहाँ पे बात हो रही है कि जो भी चार्ज है किसी भी हॉलो कंडक्टर के, वो किस पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा। यहाँ पे ये बात हो रहा था। यहाँ पे ये बात हो रहा था कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब इसके साथ याद रखते चलना है कि ये जो फॉर्मूला लिखा जा रहा है किस कंडीशन के लिए लिखा जा रहा था। तीसरा हम लोग बात करें तो फराडे लॉ था। फराडे लॉ किस में था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इनका क्या करना था, लाइन इंटीग्रल जो था ई डी एल वो किसके बराबर होगा, डी बाई डी टी चेंज ऑफ फ्लक्स, और इसके साथ नेगेटिव, लेंज लॉ का इस्तेमाल करके नेगेटिव भी आ जा रहा था। अच्छा ये तो दिखा ही नहीं तुम लोगों को फराडे। तो फराडे लॉ जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला, उसमें ही था लाइन इंटीग्रल ई डी एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। माइनस कैसे आ रहा था, डायरेक्शन की वजह से लेंज लॉ का इस्तेमाल करते हुए आ रहा था। तो ये 3 पढ़ रहा था। और चौथा अभी हम लोग कल ही निकाले थे, मॉडिफाइड सर्किटल लॉ, एम्पेयर सर्किटल लॉ। इसको मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किटल लॉ बोलो या फिर एम्पेयर मैक्सवेल लॉ भी इसको बोलते हैं। तो फिलहाल हम लिख देते हैं मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किटल लॉ। इसमें क्या था, लाइन इंटीग्रल बी डी एल, क्या मॉडिफाई किया तो म्यू नोट तो रहेगा, लेकिन साथ में आ जाएगा आई सी प्लस आई डी। तो ये कुछ अपने पास 4 इक्वेशन है, 4 बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। और ये 4 इक्वेशन पे ही अपने पास पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और ये 4 इक्वेशन ऐसा तो नहीं अपने को नया नया पढ़ना है, सब तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, कुछ है नहीं इसमें नया। अब इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें, मैक्सवेल इक्वेशन मिल गया, अब हम लोग को आगे बढ़ते हुए करना है मैक्सवेल का, जैसे जो मेन चैप्टर नेम है अपने पास, क्या नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अभी तक हम लोग कहीं पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात नहीं किया। हम लोग ये देखें कि कल कहाँ पे क्या कैसे हो रहा था, उसमें एम्पेयर सर्किट लॉ में कुछ कमी था, उसको ठीक किया गया। मतलब ये देखा गया कि भाई अगर कहीं पे भी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था। पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे कि अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक दूसरे पे फोर्स लगेगा, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लिया गया। लेकिन क्या इसका अपोजिट पॉसिबल था, मतलब क्या कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वेरी कराया जाए और प्रोड्यूस किया जाए मैग्नेटिक फील्ड, क्या ये पॉसिबल था? तो इसी चीज़ को ढूंढने का काम कर रहे थे मैक्सवेल। अब जब मैक्सवेल इस चीज़ को ढूंढने निकले तो पता क्या चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली प्रोपगेट करता है। जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद हो तुम लोगों को, जैसे यही था। तो अगर याद कर ले, ये फोर्स हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये करंट हो गया, तो दोनों एक दूसरे में परपेंडिकुलर है ना ये। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये पता चल गया। तो इनका ये ऑब्जर्वेशन था मैक्सवेल का कि जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मतलब दोनों एक दूसरे को जनरेट कर सकता है।
अगर हम एक पार्टी को वेरी कराएंगे तो दूसरे को जनरेट करेगा, इतना उनको पता चल गया। तो उसी के साथ साथ ये भी देखें कि जब कभी भी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो उसके साथ साथ एक एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। वो जो एनर्जी होता है उसी एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो ये जितना बात अभी हम लोग कर लें वो लिख लिया जाए। तो क्या है, मैक्सवेल प्रिडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बात क्या हुआ, तो हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा झूठ भी लिख देते हैं। तो क्या जानते हैं भाई कि जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो सोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, और मैक्सवेल ये कंक्लूड किए, इसका कन्वर्स कहने का मतलब क्या, जो टाइम वेरिंग दिख रहा ना जो टाइम वेरिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सोर्स हो जाएगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये बात कौन कंक्लूड किया, मैक्सवेल। ये तो पहले से पता चल गया था अपने को कि अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन मैक्सवेल ये कंक्लूड किया कि अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक। मतलब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे होगा कि जो दोनों है अपने पास, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों एक दूसरे का सोर्स है। बोथ आर द सोर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे का सोर्स है, एक दूसरे का प्रोडक्शन का सोर्स है। और जब कभी भी एक दूसरे को चेंज करेंगे हम, मतलब वेन एवर देर इज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और नहीं एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा अगर कभी भी, तो वहाँ पे क्या रहेगा, एनर्जी। ये जो एनर्जी है, इसी एनर्जी को कहा जाता है द एनर्जी नोन एज, इसी एनर्जी को क्या कहा जाता है, मेन हीरो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब हम को उम्मीद करेंगे कि समझ आया होगा, जब कभी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड होगा तो दोनों एक दूसरे अगर वेरी कर रहा है तो एक एनर्जी भी साथ में उसके साथ रहेगा। वो जो एनर्जी होगा उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखा जाए ये जो बात की है इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देख लिया जाए, मतलब इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे बात कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो गया है, थोड़ा और कर लें, थोड़ा और कर लें, बस हो गया थोड़ा सा एडजस्टमेंट। ठीक है, अब देखो तो क्या बात की हम लोग, चार्ज एट रेस्ट। पहला कंडीशन ये हम बोल रहे हैं, अगर चार्ज रेस्ट में है, ठीक है, 2-3 कंडीशन से इसको समझ जाएगा। अगर चार्ज रेस्ट में है तो इस केस में जो ई है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाएगा, और जो अपने पास बी है वो क्या हो जाएगा, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो चार्ज अगर रेस्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरी करेगा ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड उस केस में कितना हो जाएगा, 0। मतलब यहाँ पे दोनों नहीं एग्जिस्ट करेगा, वहाँ दोनों होना चाहिए। अगर हम चार्ज को यूनिफॉर्म मोशन करा दें, चार्ज को यूनिफॉर्म मोशन करा दें, तो अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन करने लग गया, कहने का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो नहीं रहा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं रहा, कांस्टेंट नहीं रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 नहीं रहेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरी करने लगा, ये वेरिएबल होगा। लेकिन इस केस में जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। 0 तो नहीं रहेगा लेकिन कांस्टेंट बना रहेगा। अब जो तीसरा केस हम लोग ले सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन था, अब क्या कर दे, चार्ज को एसेलरेट करा दे। अगर चार्ज को एसेलरेट करा देंगे तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 नहीं रहेगा, बी जो है वो भी 0 नहीं रहेगा, लेकिन साथ साथ दोनों कांस्टेंट भी नहीं रहेगा। तो दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएबल। अगर दोनों वेरिएबल हो गया तो यही तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर ऐसा कोई कंडीशन आ गया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के हिसाब से वेरी करेगा तो वहाँ पे एक एनर्जी आ जाएगा, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब अगर हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखना है कि किस में आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस केस में आएगा, और इस केस में हम लोग चार्ज को क्या कर रहे हैं, एसेलरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या पता चल गया कि जो एसेलरेटेड चार्ज रहेगा, जो एसेलरेटेड चार्ज है वो एक सोर्स है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो अगर हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करना है तो अपने को चार्ज को एसेलरेट करके भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं, और या फिर अगर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है टाइम के हिसाब से तो वहाँ एक एनर्जी होगा, उसी एनर्जी को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब तो इतना पता चल गया कि जब कभी भी हम लोग को अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करना है तो चार्ज को एसेलरेट करा के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। यहाँ तक मैक्सवेल का प्रिडिक्शन था।
लेकिन ये जो प्रिडिक्शन को एक्सपेरिमेंटली देखा गया था, हर्ट्ज द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो एक आगे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट आएगा जिसमें हम लोग हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को भी देखेंगे और पता करें कैसे उनको पता लगा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर हम लोग बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं आ रहा है वेव अगर हम लोग बात करें तो क्लास 11th में पढ़ा गया है वेव। क्लास 11th में इक्वेशंस था, वेव इक्वेशन कुछ था, वैसे पर्टिकुलर इक्वेशन अगर अपने को देखने को मिलेगा तो उस चीज़ के मोशन को हम लोग वेव मोशन कह सकते हैं। तो अब जब हम लोग शुरू कर रहे हैं, अब अपना मेन चैप्टर शुरू हो रहा है, तो अगला हेडिंग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मतलब पहले इसका डेफिनेशन लिख लिया जाए, फिर आगे समझा जाएगा किस इक्वेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाएगा, क्योंकि भाई हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ को कहीं ना कहीं कोशिश करना है मैथमेटिकली देने का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इस तरीके का वेव है जो रेडिएट होता है किसके द्वारा, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के द्वारा। ठीक है, एक बात तो ये हो गया। और ये जब आगे बढ़ रहा है एक्सेलरेट विच प्रोपागेट, ये जो आगे बढ़ता है तो अपने को ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो विच प्रोपागेट कपल्ड, मतलब देखो एक साथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation of wave। तो क्या पता चल गया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किससे प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से, और ये प्रोपागेट करता है किसके साथ, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हुए थे जो एक साथ कपल्ड है, और वो दोनों कैसे ऑसिलेट कर रहा है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये भी कैसे होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो मतलब कुल मिला के बात क्या होगा कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब अगर एक्स एक्सिस में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ले लें, वाई एक्सिस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, तो जो वेव होगा किस एक्सिस में हो जाएगा, जेड एक्सिस में जाएगा। मतलब तीनों आपस में क्या होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसको बनाने का डायग्राम। ठीक है, ये 3 एक्सिस हो गया अपने पास। अब मान लो ये एक्सिस में है अपने पास ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कुछ ऐसे राइज कर दो, ऐसे फॉल कर रहा है, फिर यहाँ कुछ ऐसा आएगा, अब इसी के परपेंडिकुलर दूसरा अपने पास हो जाएगा फील्ड, ये कुछ ऐसा। उम्मीद करेंगे ये डायग्राम समझ आ रहा होगा। मतलब एक अगर जैसे मान लो ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, तो दूसरे वाले को हम किधर ले लिए, जेड एक्सिस पे। तो जो वेव होगा, वेव किधर मूव करने लगेगा, वेव मूव करेगा एक्स एक्सिस पे। तो ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जो टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है, टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है, और इसी दोनों के परपेंडिकुलर मूव करेगा अपने पास वेव। मतलब वेव भी अगर देखा जाए तो वेव कुछ ऐसे आगे प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये कुछ किताबी ज्ञान हो। किताबी ज्ञान कहने का मतलब क्या हो गया कि जो डेफिनेशन वाला बात होता है, ये कुछ डेफिनेशन वाला बात हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और ये कुछ फिगर हो गया। मतलब थोड़ा सा कमी देखो यहाँ आ जा रहा है, हम तो कमी अपना मानते हैं। कमी ये आ जा रहा है कि ये सब चीज़ों को कॉपी पे समझाना थोड़ा मुश्किल है। अगर बोर्ड वोर्ड होता तो काफ़ी अच्छे से समझ आता, लेकिन हम कोशिश करें कि समझ आए, तीनों आपस में परपेंडिकुलर जा रहा, मतलब यही कुछ बात हो जाना चाहिए। तो अगर हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस को देखेंगे तो उस हिसाब से ये बात हो सकता है कि अगर एक्स एक्सिस में जैसे मान लो ये अपने पास एक्स एक्सिस था, अगर देखा जाए तो ये जो बन रहा है वेव एक्स एक्सिस पर बन रहा है, ये जो वेव है वो भी किस पे बन रहा है, एक्स एक्सिस पर बन रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये वेरी किस हिसाब से कर रहा है, तो ये वाई एक्सिस में वेरी कर रहा है, ये जेड एक्सिस में वेरी कर रहा है। मतलब अगर ये हम देखेंगे, मान लो किसी इसको हम बोलते हैं बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम बोलते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है किस एक्सिस में वेरी कर रहा है, वाई एक्सिस में ना। इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो वाई एक्सिस के हिसाब से निकालेंगे तो वाई में वेरी कर, इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो जेड में निकालेंगे, जेड में वेरी कर रहा है। लेकिन वेव किधर मूव कर रहा था, एक्स में। तो वही बात अभी हम कर रहे थे, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होगा। अब इसके बाद हम लोग जान लिया जाए कि किस तरीके के इक्वेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लिया जाए, क्योंकि इसके बिना तो फिजिक्स अधूरा है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बिना। मतलब कुल मिला के मैथ्स के बिना फिजिक्स अधूरा है।
फिजिक्स के जीवन में मैथ्स जो है वो सुंदरी का काम करती है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसको देख समझ लीजिए, ये भी थोड़ा सा तो इम्पोर्टेंट है, ताकि तभी तो हम लोग किसी इक्वेशन को देख के बताएंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये जो इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर लें, सबसे पहले हम लोग को मालूम है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंसिडर कर लें, और वो भी किस एक्सिस में। लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन एक्स एक्सिस। तो हम मान लिए क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस में है तो ई को हम मान लेते हैं वाई एक्सिस में। ई कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो बी है अपने पास मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, किधर हो जाएगा वो जेड एक्सिस में। इतना तो पता चल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, और अब यहाँ पे देखा जाए, अगर ई वाई एक्सिस में है, कहने का मतलब अगर अपने पास क्या है, वी हैव ई ऑन वाई एक्सिस। अगर ई वाई एक्सिस पे है तो जो ई है उसका वैल्यू क्या मिलेगा, तो एक तो मिलेगा ई वाई जे कैप। ई एक्स अगर निकालने जाएंगे तो ज़ीरो मिलेगा, ई जेड अगर निकालने जाएंगे तो ज़ीरो मिलेगा, मतलब ये केवल अपने को वाई वाला मैग्नीट्यूड वाला मिलेगा। सिमिलरली अगर बात कर लें, मतलब अब पहले इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ये वेव है, इतना तो पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेव की तरह आगे बढ़ रहा, तो अगर ये वेव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हमको लिखना है वेव इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और कौन सा एक्सिस में, जे कैप। के क्या है यहाँ पे, तो के को हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। अगर याद हो वेव वाला इक्वेशन, तो वेव वाला इक्वेशन कुछ ऐसा ही होता था। के का वैल्यू होता था 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, वेव लेंथ होता है। ठीक है, वैसे साथ साथ अगर बात कर ले ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका वैल्यू क्या होता है, तो 2 पाई न्यू होता है। तो ये कुछ अपने पास ऑलरेडी जानकारी है अपने पास कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बात कर लें तो वेव इक्वेशन ये कुछ हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम लिखना चाहें, इसी तरीके से बी के बारे में बात हो सकता है दिखराना। अगर हम लोग बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करना चाहें, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा एक्सिस में है, जेड एक्सिस में। तो बी ऑन कहाँ है, जेड एक्सिस। तो अगर जेड एक्सिस पे है तो बी का केवल कौन सा कंपोनेंट रहेगा, जेड, मतलब कौन सा, के कैप वाला रहेगा अपने पास। बाकी जो भी है, जो भी करने का मतलब एक्स ज़ीरो हो जाएगा और साथ में वाई भी ज़ीरो हो जाएगा। अगर हम लोग जेड वाला ले रहे हैं, जेड मतलब जेड एक्सिस के कैप वाला ले रहे हैं, तो क्या क्या देखने को मिलेगा, तो वेव इक्वेशन लिखना है तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, साथ में के कैप। बात वही, के क्या होता है यहाँ पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाई लैम्डा, और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई न्यू। तो ये कुछ चीज़ें मिल गई अपने को, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और अपने को पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें ये दोनों होना चाहिए। मतलब क्या होगा, जो दोनों इक्वेशन है वही क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये जो एवब दोनों इक्वेशन है, द एवब बोथ इक्वेशन, ये रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब ये जो दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन के साथ ही हम क्या बोलेंगे कि अपने पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए दोनों होना चाहिए, और दोनों इक्वेशन मिल गया तो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल गया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तरह से क्या है, एनर्जी है। तो उम्मीद करेंगे कि आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअल जो होता है वो शुरू कर चुके हैं, उसके पहले का जो ज्ञान लेना था वो भी ले चुके हैं, और ये सब हम उम्मीद करेंगे थोड़ा समझ आ ही रहा होगा। हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, बाकी कोशिश तुम लोग भी करो, कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही, कोशिश करना ज़रूरी है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, मतलब अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो, थोड़ा मोड़ा पढ़ाई करते रहो, बाकी सब बढ़िया होता रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।